सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और मैं इस समय बैठा हूँ। ज़िले में जो टॉप किया है हमारे यहाँ दूसरे स्थान पर हैं अस्तित्व द्विवेदी जी, साइंस ग्रुप से हैं और इनका 97.2 है। क्यों बेटा? जी ठीक ठीक। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामना आपको, आशीर्वाद मेरे चैनल की तरफ से। और एक चीज़ ये बताओ बेटा, आपने साइंस ग्रुप से हो, आपने साइंस ही क्यों चुना? मैं सब्जेक्ट पे जाऊंगा क्योंकि हमें प्रेरणा देनी है नए बच्चों को। आपने साइंस ही क्यों चुना वो भी ये बताओ। साइंस एज अ सब्जेक्ट मुझे काफ़ी फैसिनेट करता है। मतलब फिज़िक्स काफ़ी रिलेटेबल रहती है रियल लाइफ में। बायोलॉजी क्योंकि हम लोग आसपास अपने जीव जंतु व ये सब चीज़ें देख सकते हैं तो काफ़ी रिलेटेबल रहता है मेरे लिए। और मतलब वही इंटरेस्ट भी उसी साइड था और कोई विशेष ऐसा कारण नहीं था। नहीं तो ये बताइए कि आपने साइंस चुना जी और ग्रुप भी बायो है आपका, तो इसका मतलब आप निश्चित डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे। आपने डॉक्टर ही क्यों? डॉक्टरी मेरे हिसाब से एक नोबल प्रोफेशन है। इसमें आपको पेशेंट्स की सेवा करने को मिलता है जो कि एक अलग लेवल सेटिस्फैक्शन हो सकता है। आप किसी की जान बचाते हैं और साथ ही साथ ये एक अच्छी लाइफस्टाइल भी आपको दे सकता है। तो इसीलिए मैंने डॉक्टरी की तरफ मेरा इंक्लिनेशन था स्टार्टिंग से ही। ये बताइए कि जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, जी कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको परेशान किया होगा, आपको लग रहा होगा हमारे लिए बोझ है लेकिन लेकर चलना जरूरी है। आप कौन सा ऐसा सब्जेक्ट आपके लिए था? विशेष रूप से केमिस्ट्री मैं मानता हूँ ऐसा एक सब्जेक्ट था और उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास तौर से, क्योंकि उसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन नहीं हो पाता है, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो वही चीज़ें बार बार पढ़ने में थोड़ी आलस आती है। इसी वजह से केमिस्ट्री मुझे थोड़ा भारी लगता था। बाकी पढ़ पढ़ के फिर डेवलप हो गया। ये बताइए कितने मार्क्स थे आपके केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में मेरे 98 आपके मार्क्स है। मार्क्स भी आपने अच्छे गेन किया है। इसका मतलब है केमिस्ट्री के आप अच्छी टिप्स बच्चों को दे सकते हैं जो आने वाले छात्र हैं उनके लिए। आप एक टिप्स दीजिए, किस तरह से तैयारी केमिस्ट्री की आपने की है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पेपर बनता कैसे है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही बनता है। आप जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, जितनी बार उसे मास्टर करने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही बढ़िया कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिफरेंट सोर्सेज, आपको फोकस करना चाहिए एनसीईआरटी पे, क्योंकि एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चंस उठाता है, वहीं के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, वहीं के पीछे के एक्सरसाइजेज उठाता है। तो हम लोग को जितना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिकली स्पेशली इतना ही करना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा जा सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप डिफरेंट बुक्स सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ जाए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का ज़्यादा रोल होता है। ये बताइए, फिजिक्स थोड़ा लेंदी है। बिल्कुल है। मैं देख रहा हूँ कि इसका इंटरमीडिएट में फिजिक्स है, उसकी तैयारी आपने किया, कैसे किया? फिजिक्स के लिए प्राइमरी सोर्स आपका एनसीईआरटी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरर। उसके बाद आप एच.सी. वर्मा या डी.सी. पांडे जैसी बुक्स कर सकते हैं। एच.सी. वर्मा आपके हाई लेवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है और डी.सी. पांडे आपके जो बेसिक क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको उसका एक एक्सपोजर दे सकता है। तो मैंने तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। कंसेप्ट्स आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती फिजिक्स। आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, विविड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करिए, तो उससे आपको फ़ायदा रहेगा। बायो के बारे में, बायो को चूँकि आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो बायो आपके लिए मेन सब्जेक्ट होगा। बायो के बारे में फिर भी सजेशन दीजिए, बायो की तैयारी कैसे करेंगे आप? बायो लोग कहते हैं रटने वाला सब्जेक्ट है, पर वस्तुतः ऐसा होता नहीं हमेशा। काफ़ी चीज़ें उसमें समझने वाली हैं। जैसे आप अगर हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। आपको समझ में आनी चाहिए होता कैसे है, इंस्टेड ऑफ जस्ट मगिंग इट अप। और बाकी हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको रटना पड़ेगा ही, बॉटनी वॉटनी। तो बेसिक सोर्स आप एनसीईआरटी रखिए, क्योंकि आजकल के ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। और जितनी बार पढ़ सकें एनसीईआरटी को, जितने अच्छे से पढ़ सकें, उतना आप कोशिश करिए। ट्यूशन का, जैसे ट्यूशन की एक लहर चल रही, कोचिंग की लहर चल रही शहरों में, ट्यूशन का कितना बड़ा योगदान है, इसके बारे में आप बताइए। आजकल मैंने जैसा पेपर पैटर्न देखा है, जैसा एनालाइज किया है, ट्यूशन कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बच्चा खुद से भी कर सकता है। मैंने तो अपने टाइम पे, क्योंकि कोरोना काल था जब मैंने शुरू किया 11th की पढ़ाई, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लिया था। मैंने यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया था और आपको सोर्सेज की कमी नहीं पड़ सकती है ऑनलाइन कोचिंग में, या फिर आप जब भी यूट्यूब भी आपके पास एक्सेस रहता ही है। तो ऐसा कोचिंग कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अपने और हाई लेवल क्लियर करने हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। एक सवाल सभी बच्चों के दिमाग में आता है, कितने, हालांकि ये सवाल बहुत ख़राब हमको खुद लगता है जब कोई पूछता है कि कितने घंटे पढ़ते हैं आप जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये सवाल तैरता रहता है। जी जी।
चारों तरफ, मतलब जिसके मुंह से भी कि 8 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था, 14 घंटे पढ़ते थे कंपटीशन में, इस पर थोड़ा फोकस करें। घंटों का क्या महत्वपूर्ण स्थान? देखा जाए तो घंटों का कोई ऐसा वो नियम कायदा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों को वही चीज़ें 12 घंटे में समझ में आती है, कुछ बच्चे वही चीज़ 5 घंटे में कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आप किस स्तर पर हैं और आपको कितने घंटे की पढ़ाई देनी चाहिए। परंतु ये ध्यान रखें कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो लगातार पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि बीच में 2-3 दिन ब्रेक ले लिया, फिर 2-3 दिन पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, ऐसा ना हो। हर दिन पढ़ें, उतना ही पढ़ें, बिना प्रेशर के पढ़ें, और किसी और कोई कितना घंटा पढ़ता है ये देख के ना पढ़ें। आप अपने आप को जानते हैं, जितने में आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जितने में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया से हो रही है, उतने घंटे आप देते रहें। और ऐसा नहीं कि पूरा समय केवल पढ़ाई को दें, थोड़ा बहुत सेल्फ डेवलपमेंट को भी जाना चाहिए। एक इस समय कुछ गरीब बच्चे हैं जो कि 1000, 2000 या 5000 कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। कोचिंग उनके लिए बहुत दिक्कत है, और सब्जेक्ट भी आपका टफ है, गाइडेंस की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। और स्कूल तो हालांकि आपके स्कूल पे प्रश्न इस नहीं लगाता कि आप यहाँ पर एक होनहार छात्र निकले हैं, तो आपके स्कूल को तो मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेहनत की है। अलग से मैं लूँगा आपके प्रबंध तंत्र का। लेकिन ये बताइए, कुछ गरीब बच्चे हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि कोचिंग जा सकें या इतनी महंगी पढ़ाई कर सकें, तो यूट्यूब और ये सोशल मीडिया उनके लिए कितना लाभप्रद है? मेरे हिसाब से अगर व्यक्ति करना चाहे तो पैसे की आर्थिक समस्या नहीं आ सकती है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। आपको यूट्यूब का प्रयोग सही से करना चाहिए, चीज़ों को निरंतर रूप से करते रहना चाहिए, लेक्चर्स आपको एक सीक्वेंस्ड वे में देखने चाहिए, वरना यूट्यूब से भी कोई हानि नहीं है। आप आराम से पढ़ सकते हैं और नीट, बोर्ड्स ऐसी परीक्षाओं को भी आराम से सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं। और भी कोई इंटरेस्ट आपका? और भी कोई कहीं रुचि है किसी और क्षेत्र में आपकी? किसी और क्षेत्र में विशेष रूप से ऐसी कोई रुचि नहीं है, करता मैं सभी हूँ, लेकिन ऐसी कोई रुचि की बात तो नहीं है। मैं ऑनलाइन गेमिंग करता हूँ, और हाँ, इन 2 वर्षों में मैंने थोड़ा कम कर दिया था, मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन मैं करता सभी हूँ। नहीं, ये बताइए, जो बच्चे हैं जो तैयारी इंटरमीडिएट अभी दे रहे हैं, अभी 11th के बाद फाइनल में गए हैं, उनके लिए एक मैसेज आप शॉर्ट में दे दीजिए। अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, और चीज़ों को रटने की जगह, क्वेश्चंस को रटने की जगह उनके पीछे के लॉजिक को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपके लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर हो जाते हैं, वो आपके साथ जीवन भर हटते नहीं हैं। तो आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, और रटने वाला काम थोड़ा लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना लेट में रटेंगे उतना फिर रिटेंशन रहेगा। और कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कंसिस्टेंट रहें, आप लगातार पढ़ते रहें, ब्रेक्स ना लें, तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। नहीं, ये बताइए कि एक चीज़ और, एडमिनिस्ट्रेशन तरफ आपका रुझान नहीं हुआ? जैसा कि मैंने कहा, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मेडिकल प्रोफेशन मुझे काफ़ी नोवेल लगता है, और मेरे परिवार के भी कुछ सदस्य हैं उसमें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इज्जत कमाने का मौका रहता है, और पेशेंट के साथ जब आपका 1-on-1 इंटरेक्शन रहता है, वो इनर सेटिस्फैक्शन काफ़ी मिलता है उससे। तो इसलिए मैंने डॉक्टरी की तरफ ही अपना मन बनाया। मोटिवेशन सबसे ज़्यादा किसने, कैसे आप मोटिवेट हुए? मेरे मम्मी पापा, जिनको जब भी मैं अपने रिजल्ट्स बताता था, उनकी खुशी या फिर उनके सजेशंस मुझे काफ़ी मोटिवेट रखते थे। साथ ही साथ मेरे टीचर्स, और थोड़ा बहुत तो आपको अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप किसी बुरे समय में भी हैं, आपके नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन तब भी आपको अपने अंदर अपनी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, निरंतर प्रगति के पथ पर आप अग्रसर होते जाएं। अस्तित्व आपकी माताजी बैठे हैं। देखिए, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं तो कहता हूँ पिता जो होता है एक पार्ट लाइफ का खाली होता है, बाकी उसका टाइम पैसा कमाने में, घर को चलाने में ही चला जाता है। ज़्यादा समय आपके पास माँ का रहता है। माँ का बहुत रोल। कैसे पेरेंटिंग की मैडम आपने? मुझे समय नहीं देना पड़ा, मतलब ये सब बच्चे खुद ही मतलब इतने जागरूक रहे कि हमने तो बस टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता, और ये सब खुद ऐसे थे कि अपने से बैठते थे, अपने से। कभी हमको इन लोगों को ज़बरदस्ती ये कि आप पढ़ो, बैठो, ऐसा कभी नहीं करना पड़ा, और ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। आपके पापा जी भी हैं, अजय कुमार दुबे जी। इनका प्रोफेशन थोड़ा अलग है। मतलब ये इनके पास टाइम ही नहीं। अभी 30 तारीख आ रहा, टैक्स वाला, वैसे भी लफड़ा इनके सामने है, सब कुछ दिमाग इधर उलझा हुआ है। आप सर ये बताएं कि आपका बच्चा इतना अच्छा निकला है,
और आप समय नहीं दे पाते थे, कैसे आपने पेरेंटिंग की? बच्चे में हमारे शुरू से ही कुछ आगे बढ़ने की झलक हमको दिख रही थी। हमारे थोड़ा मोटिवेशन से वो ज़्यादा मोटिवेट हुआ करता था, तो हमको तो बहुत कम समय देना पड़ा, वो सेल्फ मोटिवेट ज़्यादा रहता था। बस मैंने उसमें एक अपनी भूमिका उसको इस तरह से रखी कि वो बचपना है, कहीं ऐसे रास्ते पे अब स्कूलिंग में न इधर उधर हो जाए, बस उतना ही मैंने मॉनिटरिंग किया। शेष तो वो सेल्फ मोटिवेटेड था और सेल्फ मोटिवेट होने का ही ये रिजल्ट है। देखिए, आपका प्रोफेशन अलग है, उसमें भी बहुत संभावनाएं हैं, जैसे क्लैट है, लॉ जजेस की तमाम से वो हैं, आप एक लॉ के खुद एक छात्र रहे हैं। आप ये बताइए क्यों उस तरफ बच्चे को मोटिवेट ना कि मेडिकल की तरफ, कैसे बिना आपसे राय की सलाह लिए? बच्चा तो आगे कब कब कुछ पेरेंट्स थोपते हैं अपने विचार, आप क्या कभी आपने इसको राय दी? आप अपनी तरफ क्यों नहीं लेकर गए इसको? बच्चे में मैंने मानवीय संवेदना शुरू से देखी, एवं मानवीय संवेदना के अतिरिक्त पशुओं के प्रति भी संवेदना मैंने देखी। तो मैं चाह रहा था कि वो इस लाइन में जाके अपनी इस इच्छा को कंप्लीट कर सकता है, और बच्चे में चूँकि ऐसा इंटरेस्ट था वो मैंने देखा, तो मैं उसको उसी रास्ते पे जो उसकी प्रबल इच्छा है उसी की तरफ मोल्ड किया, ना कि अपने प्रोफेशन या किसी अन्य प्रोफेशन में जिसमें उसका कम इंटरेस्ट हो मैं दबाव से उसकी तरफ बढ़ाऊं, ऐसा मैंने नहीं किया। और ये सेल्फ मोटिवेट मानवीय संवेदनाओं पर था, तो उसने मेडिकल की लाइन में जाना पसंद किया और मैंने भी उसके लिए सहर्ष स्वीकार किया। ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद आप तीनों को। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि प्रेरणा देना, नए बच्चे जो आ रहे हैं, भी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में थे, जो सेकेंड ईयर में गए, फाइनल में गए हैं, उनको प्रेरणा देना, तैयारी करना। और इसके लिए मैंने आज अस्तित्व द्विवेदी जी से बात किया। आपको ढेर सारी अयोध्या दर्पण चैनल को आप देखते रहें, इससे आपको प्रॉपर मोटिवेशन मिलता रहेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।